नमस्कार, आप देख रहे हैं साचिया सच की आवाज। आज हम काशी के कर्णधार की 8वीं श्रृंखला लेकर के आपके बीच में हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हम काशी पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन काशी का एक दूसरा नाम भी है बनारस, और बनारस ही इस काशी की अपनी एक विशिष्ट पहचान है जिसमें एक बनारसीपन है। आज शायद पहली बार ऐसा होगा कि काशी के कर्णधार में हमारे जो मेहमान हैं वो काशी के उस बनारसीपन से आपको रूबरू कराएंगे। तो आज हम स्वागत कर रहे हैं अपने मंच पर अरविंद मिश्रा जी का। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जी उस काशी को इतनी शिद्दत से, बनारसीपन को इतनी शिद्दत से जिए हैं कि जब देश थक गया था, रुक गया था, तब भी उन्होंने एक ऐसी डिजिटल मुहिम चलाई कि इस बनारस की आबो हवा को नहीं रुकने दिया, डिजिटली उसकी जीवंतता को बरकरार रखा, जिसे वो कौन सी चाय की अड़ी बोलते हैं? डिजिटल चाय की अड़ी के नाम से उसके बारे में अभी बताएंगे। तो पहले हम सबसे पहले तमाम बनारस पर बातचीत करेंगे, लेकिन ये डिजिटल चाय की अड़ी जो बहुत चर्चित हो चुकी है बनारस को, और जब बनारस थक रहा था, रुक रहा था, खासतौर पे कोरोना पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तब भी किस तरीके से आपकी डिजिटल चाय की अड़ी ने लोगों को ऊर्जा दे दी। तो क्या है ये चाय की अड़ी? दरअसल जब उस समय कोरोना काल आया जी, तो सब कुछ थम गया जी, पूरी दुनिया थम गई जी। तो काशी तो भाई, लेकिन काशी दुनिया में सबसे जीवंत शहर है जी। और काशी की मस्ती, काशी का फक्कड़पन, काशी का उल्लास, काशी में जन्म और मृत्यु दोनों को लेकर के यहाँ उत्सव मनाया जाता है। आप देखे होंगे, आप काशी गलियों से गुजरेंगे तो यहाँ जन्म पर भी उत्साह उल्लास होता है और मृत्यु पर ही ढोल नगाड़े के साथ लोग घाट पर जाते हैं। तमाम ऐसी जगह थे। तो काशी भी शांत हो गई, लोग अपने घरों में, चूंकि आदेश आया कि सबको कोरोना के से बचने के लिए अपने अपने घरों में कैद रहना पड़ेगा महीनों महीनों टाइम, तो लोग बेचैन हो उठे। और सबसे बड़ी बात यह रही कि काशी में बैठकी होती है चाय की दुकानों पर, जिन्हें अड़ी कहा जाता है। तो उन अड़ियों की बैठकी बंद हो गई, सब लोग अपने अपने घरों में, वो रिक्शा वाला हो, प्रोफेसर हो, मंत्री हो, विधायक हो, जो चाय की अड़ियों पर बैठता था वो सब बंद, सब लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। तो जो विचारों का आदान प्रदान होता था, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न विचारधाराओं के लोग, साहित्यकार लोग, जो काशी के बिंदास जो बनारसी हैं वो लोग, इन सब का जो बैठकी होता था, जो विचारों का आदान प्रदान, सब कुछ बंद हो गया, ठप हो गया। तो ऐसे में लोग घरों में मानसिक दबाव झेलने लगे बहुत ज्यादा कि कैसे किससे बात करें। अब फोन पर, मोबाइल पर किस तरह से कितना देर तक बात करें। तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया जिस पर लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करें और बातचीत करें। जैसे वहां चाय की बैठकी होती थी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चाय लेकर के बैठते थे, सुबह और शाम, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, तो 1 घंटा नहीं, आधे घंटे सुबह आधे घंटे शाम का वो लाइव, उस लाइव में लोग अपना अपना मस्ती बात कि हमारे यहाँ ये परेशानी है, ऐसे है, ऐसे है, सब कुछ चलता था कि हमारे यहाँ ये बंद हो गया तो इनको हो गया कोरोना, इनको परेशानी है, उसमें तमाम परेशानियों पर भी चर्चा होने लगी। तो फिर से उन कैद हुए काशी के लोगों में एक जीवन भरने का मैंने प्रयास किया चाय के माध्यम से, डिजिटल चाय के माध्यम। और तकरीबन क्या लगता है कि कितने बनारस के लोग उससे जुड़े होंगे, या बनारस के बाहर के लोग, जो कि डिजिटल था तो प्लेटफॉर्म हो गया? देखो, उस समय जब ये पेज की शुरुआत हुई, उस पर चर्चा शुरू हुई, तो जब समसामयिक विषयों पर चर्चा होने लगी, यानी सबसे ज्यादा परेशानी सांस लेने की, दवाओं की, खाना की, क्योंकि तमाम ऐसे लोग रहे जो कि जिनके यहाँ अगर पति पत्नी दोनों लोग बीमार हो गए तो खाना। उस समय सुनील ओझा जी थे, भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रभारी, और बाल अब इस समय नहीं है, दिवंगत हो गए हैं। तो उनके नेतृत्व में बाल कुंदन फाउंडेशन की तरफ से, OS बाल कुंदन फाउंडेशन की तरफ से अन्नपूर्णा भोजनालय से खाना पैक होकर के लोगों के यहाँ जाने लगा।
तो जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, स्वयंसेवी संस्थाएं थी, एक संगठन ही नहीं, काशी के ऐसे तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं रही जिनके लोग, युवा लोग, वो वहां से खाना उठाते थे, ले जाकर पहुंचाते थे। तो इन सब विषयों पर उस पर चर्चा होने लगी और ये बात डॉक्टर जुड़ने लगे, वो बताने लगे कि आप ऐसे एक्सरसाइज करिए, ऐसे योगा करिए, योग गुरु जुड़ने लगे। तो ये बात सिर्फ काशी तक नहीं रही, उस पर जुड़ने वाले दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, जहां जहां जुड़ने लगे लोग, जहां जहां उस पेज पर जुड़ने लगे, एक दूसरे के संपर्क में। चूंकि फेसबुक की दुनिया बहुत बड़ी है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया को, आपका चैनल पूरी दुनिया को जोड़ने वाला है। देश के किसी कोने में व्यक्ति रहेगा तो इस चैनल पर आपके जाएगा और देखेगा तो समझेगा कि हाँ, वहां ऐसे हो रहा है, वहां ऐसे हो रहा है। तो सब लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे और मुझे लगता है हजारों हजारों लोग उस समय सलाह मांगते थे, पीएचयू के बड़े बड़े डॉक्टर, आयुर्वेद के और तमाम, क्योंकि उसमें आयुर्वेद ही ज्यादा काम करता था, काढ़ा और ये यही सब ज्यादा काम करता था। तो उस पर वो लोग आते थे, आधा घंटा 45 मिनट चर्चा करते थे, बताते थे क्या क्या सावधानियां हैं, किस तरह। एक अलग तरह का प्रश्न देता हूँ, क्योंकि आपने कोरोना पीरियड में बहुत मदद की इस माध्यम से अपने शहर की और लोगों की, जब सब कुछ थम गया था। क्योंकि बनारस को जब मैं देख पाता हूँ, बाहर से जब देखता हूँ, तो लगता है कि बनारस इतना मिक्स है कि यहाँ विभाजन की त्रासदियां कम दिखती हैं। क्या जब कोरोना पीरियड आया, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी भी हैं, तो इस लिहाज से भी मैं पूछ रहा हूँ कि उस समय जब एक आपदाग्रस्त स्थिति यहाँ थी, तो क्या बाकी पार्टियों के लोग भी उस समय एक साझा बन पाया था उन सबके साथ, या अलग चल रहा था कि भाजपा अलग अपना काम कर रही है लोगों की मदद में, समाजवादी पार्टी अलग काम कर रही है, या सब मिल करके काम कर रहे थे? नहीं, देखिए, सबका प्लेटफॉर्म सभी राजनीतिक दलों का अलग अलग, सब लोग अपने हिसाब से काम कर रहे थे, स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही थी। मैं अपनी पार्टी की बात बताऊं तो आरएसएस के जो स्वयंसेवी जो रहे, वो सड़क के किनारों, जो दूर दूर दराज से लोग नंगे पांव जा रहे थे पैदल, उनकी सेवा करना, उनको खाना देना, वो कर रहे थे। घर घर पहुंचाने का भाजपा के कार्यकर्ताओं की पूरी टीम लगाई गई थी, संगठन की तरफ से ऊपर से लेकर के नीचे तक। इस पर टीम वर्क हो रहा था। तो टीम वर्क जहां होगा वहां निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और उस समय काशी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा जो भूखा रहे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा जो इलाज बिना वो मतलब दम तोड़ा हो। सबको इलाज की सुविधाएं, और दूसरी चीज जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, जो जगह जगह हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, उनको हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर जिस तरह से कड़ाई के साथ गैस सिलेंडर, वो ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही थी, दवाएं उपलब्ध हो रही थी। हाँ, यह जरूर है कि कुछ जगह भ्रम फैलाने की स्थिति रही, लेकिन उस भ्रम को दूर करने का पूरा प्रयास किया गया। अब अच्छा, उस पक्ष रहता ही है जी, तो ठीक है, पॉलिटिकल ना चाहते हुए, चूंकि भी योगी आदित्यनाथ, मुझे एक खबर याद आती है, उस समय मैं मुंबई में था और हमारे सामने एक तस्वीर भेजी गई थी, मीडिया में थी, प्रयागराज की, जहां फाफा मऊ का एक पुल है, उसके पास बल्क में लाशें पाई गई थी, लोग उसको कुचलते हुए कोरोना पीरियड में, कि बहुत सारे लोगों को एकदम से दफना दिया गया था कोरोना पीरियड। ऐसी कोई स्थिति बनारस में भी कभी बनी कोरोना पीरियड में? देखिए, प्रयागराज में भी ऐसी स्थिति नहीं थी, वो मतलब तस्वीरें उसकी पूरी जारी हुई थी, वीडियो भी, बहुत सारी क्लिपें। वो कब की तस्वीरें थी, क्या थी, उस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं काशी की बात करूं तो काशी तो महादेव की नगरी है, और यहाँ मां अन्नपूर्णा की कृपा से कभी इस तरह की कोई घटना सामने नहीं दिखी। और यहाँ उस समय के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, जो यहाँ का संगठन था, जो यहाँ के लोग थे, और विशेष रूप से बनारसीपन, मैं आपके बीच में साझा करना चाहूंगा कि एक युवा है अमन कबीर जी, आप कभी आप उस मुलाकात है, तो अमन कबीर ने अपने जान की परवाह न करते हुए जिस तरह से कार्य किया उसने। एक दौर था उस समय कोरोना में, आप समझिए कि रिश्तों के बारे में पता चल गया कि बाप
बेटे की लाश कोरोना से मरे हुए को नहीं उठा रहा है, नहीं छू रहा है। बेटा बाप को, माँ बाप, भाई बहन, एक रिश्ते का वहां मापदंड तय हुआ कोरोना में एक बड़ा। लेकिन मैं उसकी प्रशंसा करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अमन कबीर ने वो बहुत कुछ कर दिखाया उसने। और ऐसे ही अमन कबीर ही नहीं, ऐसे तमाम लोग रहे, हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग रहे, जो निस्वार्थ भाव से बिना डरे बिना भय के, हम लोग तो डिजिटल प्लेटफॉर्म थे, हम खुद कोरोना पीड़ित थे, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया कि कहां अधिक से अधिक सेवा उपलब्ध हो जाए। तो बनारस ने अपना बनारसीपन कोरोना में भी नहीं छोड़ा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमने पूरा प्रयास किया सबको जोड़े रहे। उसमें सबसे ज्यादा जो उस दौर में, यहाँ काशी ही नहीं पूरे देश में एक दौर था डिप्रेशन का, और उसमें मनोचिकित्सकों को मैं लाया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और लगभग 4-5 दिन लगातार चला वो कि किस तरह से आप अपने आप को व्यस्त रखें, किस तरह से आप डिप्रेशन में न जाएं। क्योंकि जब माँ बाप यहाँ हैं, बच्चे वहां फंसे हुए हैं, बहन वहां है, आप अकेले हैं, तो ऐसे में व्यक्ति डिप्रेस्ड हो जाता है कि मतलब उसको कुछ सूझता नहीं है, वो धीरे 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 अपने आप को स्व केंद्रित करने लगता है एकदम। तो उससे मैंने पूरा प्रयास किया उबारने का, और बनारसीपन जो है उसको, बनारसी अंदाज, पकड़, उस समय जो आपने प्रयास किया उसके लिए हमारा चैनल आपको बहुत बहुत बधाई देता है। और हम, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण काम था उस समय जिंदा दिली को बचा ले जाना, जब लोग थके हारे थे, परेशान थे, और जो बनारस गलियों का शहर है तो उसकी सफोकेशन बहुत महसूस होती रही होगी। तो यहाँ तो बहुत बड़ा काम था। हम आते हैं अब सीधे सीधे बनारस पर। जिस बनारसीपन का जिक्र अभी आपने किया, तो ये बनारसीपन कौन सा मिजाज है जिसको पूरी दुनिया से अलहदा आप लोग घोषित करते हैं? उसमें जब हम कभी सिनेमा के माध्यम से देखते हैं तो कुछ लोग उसमें गाली गलौज को दिखा देते हैं कि आपकी जुबान पे गालियां मचलती रहती हैं। तो कौन सा बनारसी मिजाज है, क्या है उसकी खासियत? देखिए, बनारस में रहना और बनारस को जीना दोनों में बड़ा अंतर है। कि बनारस का होना और बनारस को जीना दोनों में बड़ा अंतर है। आप बनारस को जी लिए तो आप दुनिया के किसी कोने में रह ही नहीं सकते। अब बनारसी भाषा जो बिंदास अक्खड़पन जो मस्ती वाली है, वो भाषा आप बोल दिए तो आप सार्वजनिक मंच पर भी रहेंगे तो वही भाषा बोल देंगे, आपके मुंह से अपने आप निकल जाएगा। बाहर के लोग इस तरह से भी देखते हैं कि बड़ी भदेश किस्म की, जैसे यहाँ 1-2 लंट सम्मेलन भी टाइप की चीजें हमें सुनने को मिली। कोई एक सम्मेलन होता जिसका जिक्र कर रहे थे कि वहाँ इतनी अश्लील गालियाँ, और रात में एक कवि सम्मेलन कोई होता है कि कविता के नाम पे सीधे सीधे गालियाँ गाई जाती हैं या सुनाई जाती हैं कि परिवार के लोग अपने घर की महिलाओं के कान में रुई डाल देते हैं। तो दो ऐसी चीजें स्थिति है क्या, ये सत्यता है? मैं बता रहा हूँ। आप, हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और हम लोगों के यहाँ जब आंगन में शादी विवाह होता है तो जैसे वर पक्ष और वधु पक्ष, तो वधु पक्ष से जुड़ी हुई कुछ महिलाएं होती हैं जो ऐसा ऐसा गीत गाती हैं और उसमें गाने के लय के साथ अश्लील शब्दों का पुट रहता है, तो उसको लोग बुरा नहीं मानते। वहीं गाने के लय के साथ अश्लील शब्दों का पुट रहता है होलियाना मिजाज, वो बनारसी मिजाज है। आप उसको गाली मत लीजिए, वो बनारसी मस्ती, बनारसी फक्कड़पन है पुरातन काल से। मतलब हम विकास के क्रम में भी गाली को महिमा मंडित करे फक्कड़पन माने एकदम। उसमें तो अब मैं बता रहा हूं ना कि मोदी जी तक को, अगर मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो यहाँ, जैसे हमको अगर किसी को कहना हो हम अच्छा काम कर रहे हैं तो अरविंद को अरविंदवा कर देंगे, तो वैसे ही किसी को भी यहाँ बनारस में वाह या लास्ट में कह के और रे कह के बोल देते हैं, तो वो उसको आप गाली मत कहिए, वो उनका प्यार है, प्यार करने का अंदाज है। जब हम गाली पर बात करें तो अरविंद भैया के चेहरे पर जो मुस्कान आ रही, जो चमक आई है, वो निश्चित रूप से बताती है कि कितना उसमें अल्हड़पन और मस्ती है। तो हम काहे को गाली कहेंगे अगर ये मानने को तैयार नहीं। जिसको गाली तो उसको चुभती है जिसको दी जा रही है, अगर वो स्वीकार कर रहा है उसको सह, तो फिर काहे की गाली। यहाँ बनारस में लोग छेड़ते हैं जी। पहले लोग बताते हैं, हम लोगों के मतलब 30 साल 40 साल की गलियों में से लोग
गुजरते थे और ऊपर खिड़की में से लोग पान खा के थूक देते थे, और छिट्टा उनके लुंगी पर गमछा पर कहीं पड़ जाता था तो 150 गाली वहां खड़े होकर देते थे। तो गाली सुनने के लिए वो ऐसा काम करते थे, कुछ न कुछ फेंक देते थे। राह चलते जैसे पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर पहुंचते ही कुछ न कुछ व्यंग्य बोल दें, उनके परिवार को लेकर के, रिश्तों को लेकर के कुछ न कुछ यहाँ व्यंग्य बोल दें। उसके बाद कुछ लोग, मोहल्ले के लोग ऐसे होते थे जिनसे गालियां सुनने के लोग इकट्ठा होते थे, चाय का दौर चलता था। तो यही असली बनारसीपन है। अच्छा, यहाँ चलिए ठीक है, ये गालियां, अब तो चूंकि मैं भी बनारस में हूँ तो देखता हूँ कब तक सीख पाता हूँ गालियों को स्वीकार करना, कब उतना फक्कड़ी हो पाता हूँ, ये कठिन लगता है। फिलहाल हम आते हैं जो चाय की अड़ी है, इसका बड़ा जिक्र बाहर तक होता है, केवल बनारस में नहीं होता। तो चाय की अड़ियों पर मैंने सुना है कि चाहे वो लेफ्ट की विचारधारा हो, चाहे राइट की विचारधारा हो, चाहे सामान्य विचारधारा हो, या एक रिक्शे वाला भी एक प्रोफेसर साहब से, कुलपति से गरिया की बात कर सकता है या अड़ के बात कर सकता है आपकी अड़ी पर। तो इसमें कितनी सच्चाई रही और इसका मिजाज क्या? देखिए, ये सच है, बनारस ही है जी जहां एक रिक्शा वाला भी, एक नाविक भी, एक माझी भी उन अड़ियों पर बैठ करके अपने विचार व्यक्त कर सकता है। वहां बनारस की अड़ियों में आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये स्थानीय मंत्री हैं जी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये विधायक हैं और बैठ के कुल्हड़ में चाय पी रहे हैं, ये प्रोफेसर हैं, ये बीएचयू के कुलपति हैं, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं, फलाने हैं। मतलब मूर्धन्य विद्वान से लेकर के, साहित्यकार से लेकर के एक आम आदमी, रिक्शा चालक भी वहां बैठ के अपने विचारों को व्यक्त करता है, अपने विचारों को थोपता है जी। यहाँ जो आप कह रहे हैं ना कि हम आपकी बात से सहमत नहीं है, तो वो कहेगा कि नहीं, आपकी बात सहमत नहीं है। आप रहे प्रोफेसर, आपके विचार से जो आज के समय का जो अर्थतंत्र है, आज के समय का जो व्यवस्था है, जो आर्थिक अर्थव्यवस्था जो चल रही है इस समय बनारस की, या जो बनारस की जीडीपी, जो अपने भारत देश की जीडीपी है, उन दोनों में बड़ा अंतर है। आप कहिए, लेकिन अगर जो माझी है, जो नाविक है, जो रिक्शा वाला है, वो कहेगा नहीं, मेरे हिसाब से तो ये है जी, मैं रोज ऐसे करता हूं, मैं चलाता हूं, मैं इतना पा रहा हूं, मेरे हिसाब से मैं इतना कमा रहा हूं, तो ये इतना, वो अपना कहेगा। तो चाय की अड़ी पर लेफ्ट राइट, ऊंचा नीचा, हर विचारधारा, हर वर्ग के लोग, सबका समावेश है। और चाय तो संवाद का जरिया है, चाय रिश्तों का जरिया है। तो चाय की अड़ी जो है वो आप समझिए कि चाय की अड़ी और बनारस को आप मिनी भारत कह सकते हैं। जी। अच्छा, इतना सब कुछ विरोधाभास है, मैं एकदम बड़ा विरोधाभासी एक प्रश्न लूँ, चूंकि जो मस्ती और फक्कड़पन है, आप भाजपा की मीडिया प्रभारी हैं, क्या दूसरी पार्टी में कुछ आपके खास दोस्त हैं जिनकी आप तारीफ कर सकते हैं? देखिए, नहीं, हमारे मतलब हमारे मित्र सभी पार्टियों में हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, एक दो का नाम लेकर के तारीफ कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, जैसे समाजवादी पार्टी में है अखिलेश मिश्र जी, वो लगातार 10 साल जेल अध्यक्ष रहे जी। इतने सरल सहृदय सज्जन आदमी जी। और हम लोग तो कभी मजाक में उनसे कहते भी हैं कि आपको तो भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए जी। आप समाजवादी पार्टी में, जहाँ की विचारधारा अलग है जी। वो अलग बोल भाषा, वहाँ की विचारधारा अलग है, जो भाई जो जनता नहीं पसंद करती, आखिर 2 बार से योगी जी को क्यों लाए, जनता क्यों लाई, आर्डर को लेकर के, या वहां की जो लठमार विचारधारा है उसको लेकर के। तो हम लोग मजाक में उनसे कहते हैं, बड़े भाई समान हैं। अखिलेश मिश्रा जी हैं, वहीं दूसरी ओर मनोज राय धूपचंडी जी हैं, जो प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं, और उनके बारे में कहते हैं कि हम लोग पूरा आनंद मस्ती। ये लोग, देखिए 2 चीजें हैं, नेता किसी भी दल में हो उसका सम्मान होना चाहिए, बसपा में हो, सपा में हो, भाजपा में हो, कांग्रेस में हो। सतीश चौबे जी हैं कांग्रेस में, कद्दावर नेता है। अच्छा, जब तो ये बात आती है, हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए कि नेता किसी भी दल में हो, उसकी विचारधारा और वो छात्र राजनीति से निकला हुआ नेता हो, तो निश्चित तौर पर उसका जो राजनीतिक शिष्टाचार है, जो उसकी विचारधारा है, जो अपने राजनीतिक दल के साथ साथ दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के प्रति जो शिष्टाचार है, ये जो गुंडा माफिया, ये लोग जो राजनीति में आकर के जो
चेंज किए हैं, जी उनको दूर करने का प्रयास हर पार्टी के हर उस नेता को होना चाहिए जो छात्र राजनीति से निकल करके आज संसद तक पहुंचा है, विधानसभा तक पहुंचा है, छोटे सदन से लेकर बड़े सदन। ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी बात आपने कही, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात और आती है कि तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं, भाषा की शुद्धता पर एक समय था आपके नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे ज़्यादा सम्मान उन्होंने भाषा पर हासिल किया। लेकिन वर्तमान में जो आपके सबसे बड़े नेता हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भाषा पर लगातार लोग सवाल उठाते हैं। चूँकि आपके सांसद भी हैं और आप उसी ज़िले के मीडिया प्रभारी हैं, तो उनकी भाषा को आप कैसे देखते हैं? चाहे कभी किसी सांसद के लिए उसकी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का जिक्र करना रहा हो, या अपोजिशन के नेता को जर्सी गाय कहना, या आज के अपोजिशन के जो नेता हैं उनके लिए कहना कि हाइब्रिड ब्रीड, तो इस तरह की जो चीज़ें, इस भाषा को आप कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी में एक वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, डॉक्टर संजय सोनकर जी। उनके द्वारा आज तक कभी किसी दूसरे दलों के नेताओं के प्रति अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया ही नहीं गया जी। तो ऐसे नेताओं का सम्मान हर राजनीतिक दल करते हैं जी। इसी तरह से आप जो कह रहे हैं कि दूसरे दलों के लोग यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भाषा को लेकर के, नरेंद्र मोदी जी की भाषा कभी गलत रही ही नहीं, कभी इस तरह से रही नहीं। वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके प्रति लोगों की, दूसरे दलों की, आप देखे होंगे मणिशंकर अय्यर जी, माननीय मणिशंकर अय्यर जी, उन्होंने जब 2014 वाला चुनाव था तो उस समय किस तरह की अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया था। इसी तरह से ऐसे तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं में, विशेष रूप से मैं मानता हूं समाजवादी पार्टी में भी हैं, ऐसे तमाम वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, जिन्होंने बहुत अनर्गल प्रलाप किया था मोदी जी के बारे में। लेकिन मोदी जी का व्यक्तित्व, उनकी जो गरिमा है, वो कोई कितना भी गाली दे। अभी लेटेस्ट आप देखिए, मंच से, राहुल गांधी जी के मंच से, स्वयं राहुल गांधी जी भी आप शुरू से देख रहे हैं, आता है, जाता है, करता है जी। आप देखिए हमारे यहाँ, मैं उनको कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहा हूं कि बेहतर, किसी को भी हम देखिए, हम अपनी बात तो कहेंगे जी, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो घटित हो रही हैं 2014 से अब तक में जी। 2014 से पहले वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, और उस समय जो भी उनके ऊपर आरोप लगा सब बेबुनियाद सिद्ध हुआ। साथ ही साथ 2014 के बाद से जिस तरह से जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, राष्ट्रवाद को लेकर के, कोई एक क्षेत्र, धर्म, जाति, इन सब विषयों पर नहीं, विकास को लेकर के, आत्मनिर्भर भारत को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के जो मोदी जी की छवि बन करके उभरी है, उसमें लोग, हर राजनीतिक दल के लोग गाली देंगे। और उनकी भाषा को, अगर मान लिया मोदी जी कोई बात बोल रहे हैं तो उसके पीछे आप उनकी भाषा पर, उनके भाव पर जाइए, और कभी भी उनकी भाषा अशिष्ट नहीं कर दीजिए। चलिए, कभी अशिष्ट नहीं। चलिए, हम इग्नोर करते हैं भाषा के इस मामले को। अभी आपने राष्ट्रवाद का जिक्र किया, ये राष्ट्रवाद कौन सा राष्ट्रवाद है? हिंदू राष्ट्रवाद है या सिर्फ राष्ट्रवाद है? इसमें हिंदू राष्ट्रवाद कितना शामिल है इस राष्ट्रवाद? देखिए, आप अब हमने कहा ना कि जाति और धर्म से राष्ट्रवाद को मतलब राष्ट्र प्रथम, और ये राष्ट्रवाद है जिसमें देश की एकता, अखंडता, सहिष्णुता सारे समाहित हैं इस राष्ट्रवाद में। आप इस राष्ट्रवाद को हम मुस्लिम भाइयों से भी जोड़ते हैं, हम हर धर्म, सिख भाइयों से भी जोड़ते हैं, हम जैन भाइयों से भी जोड़ते हैं, सबको एक साथ समाहित करके राष्ट्र की एकता और अखंडता को लेकर के भाइयों से जोड़ने की बात करते हैं। और अभी मैं बनारस में ही कुछ मुस्लिमों से, आप जानते होंगे दाल मंडी एक जगह जो है, यहाँ के तमाम मुस्लिमों से भी इस बीच मेरी बातचीत हुई, जिनका कहना है कि उनकी दाल मंडी उजाड़ी जा रही है, जो ऐतिहासिक पारंपरिक है, जो इस बनारस की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे सस्ती मंडी, बड़ी मंडी के तौर पे देखी जाती है, उसे सिर्फ इसलिए उजाड़ा जा रहा है, वहाँ से रास्ता निकाला जा रहा है कि वहाँ मुसलमान रहते हैं। ये सत्ता पर आरोप वहाँ के मुसलमानों ने लगाया है। चूंकि आप सत्ता में हैं तो इस लिहाज से उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दो बातें बताना चाहूँगा। पहले तो सब मुस्लिम भाइयों की दुकानें नहीं हैं, वहाँ 30% के लगभग
30 से 40% हिंदुओं की दुकानें भी हैं जी चाहे वो किराएदार हों चाहे मालिक हों। जी एक चीज, दूसरी चीज की नक्शा में और रोड में वहां जो तोड़ी जा रही हैं दुकानें, अब कॉरिडोर का विस्तार हुआ, जी काशी का विस्तार हो रहा है, जी काशी का विकास हो रहा है, पुरातात्विक महत्व को ध्यान में रखते हुए जो हमारी काशी की धर्म आध्यात्म संस्कृति की जो विशेष महत्व है उसको समाहित करते हुए विकास हो रहा है। तो जहां इस तरह से कहीं चौड़ीकरण की जरूरत है तो वहां से सीधे कॉरिडोर जाने के लिए, जाम की समस्या निजात दिलाने के लिए कुछ जगह, कुछ मीटर वो दुकानें अगर तोड़ी जा रही हैं तो उसको सहर्ष वहां और मुआवजा दे करके अभी कोई और अच्छा एक चीज और जी कि उसमें ज्यादातर मुझे लगता है कि 60% जो ओनर हैं उनको कई कई सालों से दुकान दिए हुए हैं, वो खुद दुकान खाली कराना चाहते थे, उनको उसकी मालियत से कई गुना ज्यादा उनको मुआवजा दिया जा रहा है, मुआवजा लोग ले भी रहे हैं और अब बहुत जल्द उस पर काम हो रहा है। दिव्य और भव्य काशी जी के निर्माण में, दिव्य भव्य काशी के इस स्वरूप को बदलने में हम तो अनुरोध करेंगे कि वहां के दुकानदार, वहां के वासी, हिंदू मुस्लिम सभी लोग काशीवासी एक साथ मिलकर के काम करें। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप काशी की जीडीपी जी इस समय बूम पर है जी ड्यू टू मां गंगा घाट और विश्वनाथ कॉरिडोर। जी आप समझ लीजिए कि जो एक होटल वाला है वो 4 होटल खोल दिया है, जो एक पान का दुकानदार है वो 5 पान का दुकान खोल दिया है, जो एक रेस्टोरेंट वाला है 4 रेस्टोरेंट खोल दिया है। ये कहाँ है? हर तरफ से एकदम अर्थ ही अर्थ चल रहा है, है। हाँ, बूम चल रहा है इस समय। तो ये उस अर्थ की बात हो रही है जिसके लिए कहा जाता है कि ये काशी की धरती जो है भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है और ये अर्थ यानी जमीन इस समय अर्थ से विभोर है, भरी हुई है, ये अरविंद जी का कहना है। अरविंद जी, यहाँ की गायकी का भी हमने बड़ा जिक्र सुना है, यहाँ ये भी सुना है कि जो आपका मणिकर्णिका घाट है वहाँ 24 घंटे चलता है, सौदा होता है और लोग वहाँ नृत्य भी कर लेते हैं। तो ये जो मिजाजी है, हम बहुत राजनीतिक नहीं जाएंगे चूँकि आज हम आपसे काशी को समझना चाहते हैं, तो इस मिजाज के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, काशी मोक्ष जी नगरी है और देश विदेश से लोग यहाँ मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तमाम पुरातन समय से ही, राजा महाराजाओं के समय से ही लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने परिवारजनों जो बुजुर्ग रहे वो लोग यहाँ आकर के मुमुक्षु भवन में रहते थे या किसी घाट किनारे कोई आवास ले लेते थे किराए पर और यहीं तो मोक्ष नगरी में यहाँ बताया ना कि काशी में मोक्ष में भी आनंद का उत्सव लोग मनाते हैं, आनंद जी और ढोल नगाड़े के साथ जी यहाँ शव यात्रा निकलती है। जी आप देखे होंगे जी जी और कभी काशी गलियों से आप गुजरेंगे तो दिन भर में 2-4 ढोल नगाड़ा नाचते गाते और पूरा जो टिकटी होती है बनारस में बोला जाता है उसको सजाया जाता है गुब्बारा और पन्नी के साथ और नाचते गाते घाट तक पहुंचते हैं। जी तो ये काशी का अपना मिजाज है कि मृत्यु का उत्सव मनाना, मृत्यु का उत्सव बहुत कठिन काम होता है और ये काशी की अपनी अब जिजीविसा है या जीवटता है, उसको आप जैसे भी समझना चाहें, लेकिन ये काशी को दुनिया से अलग बना देती है कि आंसू आंख में भरे हुए नाच लेने का दम शायद किसी और शहर में इस तरीके से नहीं मिलता होगा। और चूँकि बहुत सारी बातें हैं, अभी थोड़ा सा एक और जिक्र कर लूँगा। यहाँ का जो संगीत का मामला है, बनारस घराना बड़ा चर्चित है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए, तो अब क्या उसकी स्थिति दिख रही है? क्या पहले से बड़ा कमतर हुआ है? आज बहुत कम नाम मिलते हैं। एक समय था कि आप पूरे देश को राह दिखाते थे संगीत के मामले में, ये क्यों कमतर होता गया? देखिए, बनारस घराना पहले भी जैसे था, अब जो पुराने लोग रहे जिन्होंने देश ही नहीं विदेश में नाम रोशन किया जी, वो राजन साजन मिश्र जी, ये बनारस गलियों से निकले हैं और अभी दिवंगत हुए हैं छन्नूलाल मिश्र जी और बिस्मिल्लाह जी, जिनका शहनाई वादन पूरे विश्व में फेमस रहा, भारत रत्न प्राप्त हुए। तो ये जो घराना है, अब चूंकि
हमको आपको या किसी को भी समझ में आएगा, जो पुरानी चीजें सुनते आ रहे हैं, एक मुकाम, एक लेवल पर पहुंचा दिया उन्होंने। अब वो जो दूसरी पीढ़ी है वो उस लेवल तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। उसमें तमाम लोग हैं, तमाम तबला वादक हैं, तमाम गायन के क्षेत्र में हैं, लोक गायन के क्षेत्र में हैं। तो जो आगे आने वाली पीढ़ी, क्योंकि अब उन लोगों का समय अब समाप्त हो गया, वो लोग गुजर गए, दिवंगत हो गए, तो जो लोग ब्रह्मलीन हो गए, अब उनके बाद वाली पीढ़ी है जो जिसको उन्होंने दक्षिणा दिया, जो शिष्य परंपरा है। तो एक तरह से कहा जाए कि भले उनके परिवार के लोग हों, लेकिन उस शिष्य परंपरा के लोग अब इस समय काशी ही नहीं पूरे देश में छा रहे हैं, धीरे 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 धीरे। तो काशी तो धर्म, आध्यात्म, संस्कृति की नगरी है, और यहाँ से संगीत से लेकर के आध्यात्म तक, पूरे विश्व तक जो सुर दिखाने का। हाँ, जी जी। तो हम बहुत आभारी हैं अरविंद जी के, जिन्होंने हमें बनारस से रूबरू कराया, हमारे दर्शकों को रूबरू कराया कि बनारस को क्यों इतना अलहदा मिजाज का शहर माना जाता है। इन तमाम बातों पर उन्हें हम फिर कभी आमंत्रित करेंगे। चाय के साथ अगली बार उनसे बात होगी, चूँकि वो चाय की अड़ी उनकी इतनी चर्चित रही कि जब देश सो रहा था तो वो देश को जगाने का काम कर रहे थे डिजिटल माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।